तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिक्रीजिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है और आयनिक रेडियस का। ये दो बातें आप पहले फोकस कर लें, गलती हो जाती है कभी भी, और करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं स्टार्ट। अगर आप चारों ऑप्शंस में देखें बच्चों, तो चारों ऑप्शंस के अंदर एक जैसे ही आयंस दे रखे, बस उनको आगे पीछे प्लेस किया हुआ है, आपको करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो जैसे आपको एक I- दे रखा है, आपको यहाँ पर ब्रोमीन माइनस दे रखा है, He-2 दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पर F- दे रखा है और यहाँ पर आपको O- दे रखा है, ठीक है बच्चों। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं 54, क्योंकि 53 एटॉमिक नंबर होता है इसका, एक जोड़ दें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का। इन दोनों में आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेचर है, दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक सर? यस सर। और यहाँ पर इन दोनों में भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेचर है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा बच्चों, सर ने बताया था आपको एटॉमिक साइज के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर वेरी कर जाए तो आपको शेल्स देखने पड़ते हैं। सही बात है। और अगर आप शेल्स देखें तो सबसे छोटे शेल वाले तो ये दोनों हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये दो ही शेल 2s2p6 मैक्सिमम, ठीक है। तो इन दोनों का साइज सबसे कम होने वाला है, ठीक है। इनसे बड़े होंगे 36 इलेक्ट्रॉन्स वाले 4th शेल, ठीक है, और इनसे भी बड़े होंगे 54 इलेक्ट्रॉन्स वाले। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आ गया I- सबसे बड़ा होने वाला है। एक बार ऑप्शंस में देख लें, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए बच्चे, इसमें He-2 दे रखा है, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए अपन ने यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में I- पहले दे रखा है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। अब इन दोनों में आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेचर है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें देखना होता था सिर्फ और सिर्फ Z इफेक्टिव चार्ज, राइट। -2 जो है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रख रहा है, -1 से। मोर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द साइज। इसका मतलब इन दोनों में He-2 आगे होना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से वो भी दोनों में मैच कर गया, ओके। पर हाँ, अगर आप नोटिस करें बच्चों, तो उसके बाद कौन आना चाहिए इसके बाद Br-, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 4th में। मतलब हमारे को ये तो पता चल गया आंसर 4th होने वाला है, लेकिन हम आगे की ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं एक बार। आगे जो O- और F- उसका भी ऑर्डर लगा लेते हैं। इन दोनों में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ -2 की साइज बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, साइज बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब O- पहले आएगा और F- बाद आएगा, तो अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन नहीं होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, तो आगे करें सर। हाँ, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लो शील्डिंग का मतलब क्या है? लो शील्डिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स D और F ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। S और P की शील्डिंग तो S और P की शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो D और F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को गिनती करनी है, गिनती करनी। अच्छा, गिनती भी ऐसी करनी है कि भी लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किसमें है ना, दोनों थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट अस सी द कॉन्फ़िगरेशंस और अज्यूम करते हैं। कई बार क्या है, बच्चे देखते कह देते हैं, अरे देखो सर आउटर मोस्ट में ये F में 14, D में 10, काफी सारे आ गए, 24 आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें आपको लगता है 14 + 1, लेकिन 15 आ रहे हैं, वो टिक कर देते हैं, तो बच्चे फर्स्ट वाला टिक कर देते हैं। इनको चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे एलिमिनेट हो गए, इसमें तो देखो D है ही नहीं, बाकी खत्म हो गई। इसमें 10 है और इसके अंदर 10 है, तो ये भी सबसे बिल्कुल इसको हटा लेते हैं रास्ते से, तो 3rd 4th तो वैसे भी हो गए। अब आप 1st 2nd में से डिसीजन लेना है, और जल्दबाजी के अंदर गलती कहाँ होती है कि भाई देखा बाहर से कि हाँ 14 + 10, अच्छा ये बाहर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन टोटल आपको सारे जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको एक बार कंसीडर करना है। तो जरा चेक कर लो, इसमें 5F 14 है और 6D 10 है, जबकि इसमें 4F 14 और 5D 10 है। बच्चों एक बात बताओ, अगर 5F 14 भर रहा है या भर गया, तो इसका मतलब इनर शेल में 4F भी तो भर गया ना, बिल्कुल, और 5D भी भर गया, बिल्कुल। तो ये पक्का है कि 5F 14 और 6D अगर भरे हुए हैं तो इनर शेल्स में 4F और 5D ऑलरेडी फिल्ड हैं, वो भी काउंट होंगे। यस, उनको भी काउंट करना पड़ेगा, और इसीलिए इसमें आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बिकॉज नंबर ऑफ लो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसी में मैक्सिमम ज्यादा निकल के आएंगे। रेडॉन है वो, रेडॉन साथ में दे रखा है, रेडॉन साथ में दे रखा है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सर, मूव करें और आगे वाले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये एक और बहुत बहुत ही अच्छा डाउट रहता है बच्चों को, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट डाउट रहता है बच्चों को। बच्चों यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने सिग्मा का ऑर्डर निकाला था शील्डिंग इफेक्ट का, आपको याद होना चाहिए। हमने कुछ लिखा था कि सिग्मा जो शील्डिंग देने की टेंडेंसी होती है वो एस की सबसे ज्यादा, पी की कम, डी की और कम, एफ की सबसे लास्ट में। इनका शील्डिंग स्ट्रॉन्ग था, इनका शील्डिंग पुअर था। ठीक है बच्चों, ये सिग्मा देने का ऑर्डर था और हमने ये भी कहा था ये वैलिड है जब तक एन की वैल्यू सेम है, सेम शेल के लिए। एक ही शेल के डिफरेंट सबशेल्स या ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो उसमें एस सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग देगा और एफ सबसे पुअर शील्डिंग देगा। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए आप इसमें क्या बोला है, रैंक द 4p 4d एंड 4f ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन तीनों ऑर्बिटल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसको मिलेगी, समझना, कौन देगा नहीं, शील्डिंग किसको मिलेगी, एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा शील्डिंग को, कौन सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। देने का ऑर्डर तो हमें पता है कि एस सबसे ज्यादा देता है और एफ सबसे कम देता है, बट फेस करने का ऑर्डर, एक्सपीरियंस करने का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। एफ को सबसे ज्यादा शील्डिंग मिलेगी, सबसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा उसको, क्योंकि अंदर के सभी एस बी, पी बी, डी बी सभी उसको रिपल्शन देंगे। डी वाले को एस और पी देंगे, पी वाले को सिर्फ एस देगा, अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। इसका मतलब यहां पर एक्चुअली में देने का नहीं, फेस करने का ऑर्डर पूछा गया है 4p 4d एंड 4f के अंदर। तो आपको आई होप क्लियर होगा पूरा पॉइंट कि 4f को सबसे ज्यादा शील्डिंग फेस होगी, उसके बाद 4d का एंड देन 4p को। ये लैंग्वेज में ही है सर, लैंग्वेज में ही है, लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आंसर सर शायद थर्ड होना चाहिए, 4p 4d एंड 4f। 4f को शील्डिंग सबसे ज्यादा महसूस होगी, 4p सबसे कम महसूस करेगा। इसमें बच्चे वही मिसइंटरप्ट करते हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, इस ऑप्शन को ढूंढते हैं, इसमें ये ढूंढते हैं, इस ऑप्शन को ढूंढते हैं, सबसे पुअर शील्डिंग होती है, बिल्कुल। तो 4f यहाँ आगे कैसे आ गया, आगे कैसे आ गया, तो उन्होंने पूछा एक्चुअली देने की नहीं, शील्डिंग देने का ऑर्डर नहीं पूछा, शील्डिंग फेस करने का ऑर्डर पूछा, रिवर्स पूछा। तो आपको ध्यान, चलिए सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 24th में, विच आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP इन द फॉलोइंग इक्वेशंस इन्वॉल्व्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी चेंज दे रखा है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व किसमें है। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, मतलब सभी आईपी सब में एनर्जी देनी है, हाँ, देनी तो पड़ेगी। बिल्कुल, कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। बिल्कुल, तो जैसे ये 3p6 आ जाएगा, K+, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लिथियम प्लस हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 1s2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1s2 से निकाला, 1s2 से निकाला जा रहा है। और आयरन एवरीबॉडी नोस इट इज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d6 एंड 4s2, यहाँ 4s इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, 4s से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम प्लस तो 4s1 हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 4s2 होता है। बिल्कुल। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे तो आपको लास्ट वाले दो तो समझ में आ जाएंगे कि आंसर नहीं हो सकते, 4 और 3। बिल्कुल। अब 1 और 2 देखें, दोनों के दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल, लेकिन हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। हीलियम हैज द हाईएस्ट IP अमंग एलिमेंट्स, और इसीलिए Li+ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिकतम एनर्जी लगेगी, और इसीलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एनर्जी ही पूछी है। राइट। मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हाँ ये है कि अप्रोच देख लें कि कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख के फटाफट कंपेयर कर सकते हैं। और एक ये हीलियम वाला बच्चे हमेशा गलती करते हैं। मल्टीपल, अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाए जिसमें मल्टीपल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, तो आपको हमेशा वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखना है जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटी इनर्ट गैस का। राइट। अगर कभी ऐसा हो कि उसमें भी 2 ऑप्शंस बन जाए, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए जैसे लिथियम प्लस के साथ में आपको बेरिलियम +2 भी दे दिया जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो ये भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट चला जाए। तो फिर Z इफेक्टिव मैटर करेगा, +2 चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको यहाँ जा रही है, बेरिलियम +2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करें सर। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करना है। बिल्कुल कॉमन सेंस वही ही बात है इसमें, और तो कुछ है नहीं। वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट्स आर 68, 370, 400, 485। ये आपको कुछ वैल्यूज देने की बच्चों, आपको ये बोला गया है कि इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैल्यूज जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो आप अगर देखें बच्चों, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, हाई जंप जहां पर देखने को मिलेगा, हमें उसके पहले की IP वैल्यूज को गिनना है, और वो रिप्रेजेंट करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें, फर्स्ट वैल्यू से 68 है, काफी कम है, स्मॉल वैल्यू यही है सर। हाँ, और उसके बाद में 370, 400, 485, इनमें तो गैप कम है, लेकिन यहाँ गैप ज्यादा था। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद में, एक एनर्जी के बाद में ही दूसरी एनर्जी बहुत ज्यादा है।
इसका मतलब बच्चों आपको अब क्लिक हो गया होगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स के आउटरमोस्ट शेल में हो। तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ गया। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन लगता है लेकिन नहीं है। हाँ ये सही है कि फर्स्ट ऑप्शन में आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें बच्चों यहाँ पर तो यहाँ 1s2 2s1, मतलब सर ये एक तरह से देखा जाए तो लिथियम दे रखा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसमें बच्चों कुल इलेक्ट्रॉन्स ही 3 हैं। और अगर आप नोटिस करें तो पूरे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज जो है आईपी की वो कितनी दे रखी है, 4 वैल्यूज 4 है। इसका मतलब इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसका मतलब कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये आंसर देख के लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक आ रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 4 तो मिनिमम होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है बच्चों। सेकंड ऑप्शन देख के भी गलती कर देते हैं बच्चे। अरे हाँ P1 है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो देखती नहीं है शेल पूरा है, पूरा शेल में 3 पूरे शेल में 3 है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर विल बी थर्ड। ये आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसके अंदर है सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन भी एक है। सही है, तो इसके लिए वैल्यू सुटेबल होगी। हाँ वही है सर, इसमें मैंने मैक्सिमम बच्चों को 1 आंसर देखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ 1 and 3 दोनों देने की कोशिश करेंगे। 1 and 3 भी हो जाते हैं बच्चे कई बार। इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे ये कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, और इनमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अगेन वही, एक तो सबसे पहले रीडिंग कि इनकरेक्ट पूछा। जब भी आपको ये इनकरेक्ट नॉट करेक्ट हो तो एक बार अंडरलाइन जरूर कर लें ताकि दिमाग अपना सतर्क हो जाए। दिमाग सतर्क हो जाता है उसके बाद में फिर गलती नहीं होती है, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होती है। ठीक है ना। अब इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन हो रहा है, तो नो डाउट ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप में 2p4 कॉन्फिगरेशन है जो कि एक पार्शियली फिल्ड नॉर्मल कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल नहीं है। अपन ने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले जो डिस्कशन किए थे, तो हमने फिर से बात करें तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, चार को जो सर ने बताया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। इनके अलावा सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक होगा न्यूट्रल फॉर्म में। जब सिमिलरली फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक होगा। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक होगा। और सोडियम से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एंडो है, एनर्जी लगाई इकलौता है जो एंडो है ना, बाकी सब एक्सो है। बिल्कुल, ये भी एक्सो है, ऑल ऑफ देम। हाँ, ये भी एक्सो, इस तरह से। अब मुझे लगता है इनकरेक्ट पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H3। अब जरा चेक करते हैं, डेल्टा H1 ऑक्सीजन और डेल्टा H2 फ्लोरीन है। इनमें से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है लेस नेगेटिव देन डेल्टा H3। यस, क्लोरीन जो है इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग ऑल एलिमेंट्स। सबसे ज्यादा बात सही है कि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी it will be greater than that of oxygen and fluorine, because the electron gain enthalpy of chlorine is higher than fluorine and oxygen. तो इसलिए ये तो सर करेक्ट हो गया। बिल्कुल। डेल्टा H2, हाँ हमें इनकरेक्ट चूज करना है। डेल्टा H2 इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा H1। अगेन H2 और H1 में कंपैरिजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्ट बढ़ चुका है, तो ये भी करेक्ट हो गया। बिल्कुल। Delta H2, Delta H3 are negative, while Delta H1 is positive. Delta H1 पॉजिटिव संभव ही नहीं है। Delta H1 एक्सोथर्मिक है, तो ये लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। हाँ। Delta H1, Delta H2 and Delta H3 are negative, while Delta H4 is positive. बिल्कुल, ये तीनों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सो है और फोर्थ वाला एंडो। मुझे लगता है ये करेक्ट है ना, समझ में आ ही गया होगा। दिस इज करेक्ट। सो इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है थर्ड। और इनकरेक्ट ढूंढने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ऐसे सवालों को अच्छी प्रैक्टिस करें, है ना। एक बार प्रैक्टिस रहती है तो चारों ऑप्शंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से आता है इसके अंदर, सभी को आपको देखना पड़ता है। और कई बार वही है कि ढंग से अगर नहीं पढ़ा तो गलती आराम से हो जाएगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए बच्चों, द नॉमेनक्लेचर ऑफ ICl इज आयोडीन क्लोराइड, बिकॉज ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कभी भी कोई भी आपको अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, कोवेलेंट कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो उसकी नेमिंग करते वक्त आपको ये थोड़ा सा प्रायोरिटी रखनी होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी नेमिंग आपको पहले करनी होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नेमिंग आपको बाद में करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी नेमिंग
ये कॉन्सेप्ट ही है कि EN लेस जिसकी होगी उसकी नेमिंग पहले करनी है, और CL जिसकी मतलब जो भी मोर EN वाला एलिमेंट बाद में है उसकी नेमिंग बाद में करनी है। हाँ, ये एक रूल है सर, रूल है, ये रूल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल है। जैसे HCl का भी नाम बिल्कुल, HCl का नाम जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, H की EN कम है, CL की EN ज्यादा है, तो उसको पहले नेमिंग किया और उसके बाद में सही अपन उसको, अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्लोरीन आयोडाइड, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम आयोडीन क्लोराइड ही लिखना होगा, ना कि क्लोरीन आयोडाइड। ठीक है, लेस EN वाले आयोडीन की नेमिंग पहले होगी। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ये बोला गया इसका नेमिंग आयोडीन, ICL का नेमिंग आयोडीन क्लोराइड क्यों है? बिकॉज आयोडीन की जो EN है वो क्लोरीन से कम है। एक रूल है ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है बच्चा। तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बिल्कुल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जैसे सरनेम लगता है ना, सरनेम होता है ना, जैसे वो सरनेम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आएगा, और फर्स्ट जो इनिशियल नेम है वो आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट कवर हो गया उसमें। इफ IP इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज IP, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज EA एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज X, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये तीनों का रिलेशन एक मिलिकन स्केल में जो अपने लास्ट कैप्शन में कवर किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यानी X के रूप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है उसको इन्होंने IP प्लस EA by 2, ये मिलिकन स्केल की वैल्यू थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरेज ऑफ एवरेज। ये X मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को X लेने के लिए बोला है, बिल्कुल मिलिकन के अकॉर्डिंग। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अगर इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और सब ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 2x माइनस IP माइनस EA इज इक्वल टू 0। तो जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अगेन फिर से कोई टफ नहीं है, बस बच्चों से एक्चुअली जो हमने नोटिस किया क्लास के अंदर वो एक्चुअली इसको रिलेट नहीं कर पाते कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो डाउट पूछ लेते हैं कि सर ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, ये आपने कहाँ पढ़ा है क्लास के अंदर, वो रिलेट नहीं कर पाते। एक्स थोड़ा सा क्या एक्स के टर्म्स में आंसर दे रखा है, इसलिए वो है, और इसलिए हमने यहाँ इसको इंक्लूड किया था ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में ऐसे मतलब इधर उधर करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं फॉर्मूले को बस। और फिर से ध्यान रखना कि ऑल ऑफ द अबव आंसर दे रखा हो तो जरूरी नहीं है वो आंसर हो, तो सावधान रहने की जरूरत है। चलिए सर नेक्स्ट मूव करते हैं, चलते हैं। The properties which are not common to both groups 1 and group 17 elements in the periodic table are, फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं है, नॉट कॉमन, ये नहीं पूछा गया, नॉट कॉमन। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड, फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी आपको मतलब डिससिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप है तो अल्कली मेटल्स की बात हो रही है, 17th ग्रुप की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हेलोजन फैमिली की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अल्कली मेटल्स मेटल्स हैं और हेलोजन फैमिली नॉन मेटल्स वाली बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब मूव करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मेरे ख्याल से सब बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो IP की वैल्यू कम होती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। ये तो बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दीज ग्रुप्स। बच्चों रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो हमें पता है मेटल्स में, अल्कली मेटल्स में कोई सी मेटल्स हो उनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने से होती है, और टॉप टू बॉटम आने पर IP कम होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। मतलब ग्रुप फर्स्ट के अंदर तो ऊपर से नहीं जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें ग्रुप 17 की तो वो है वो हेलोजन्स है, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपन रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। तो अल्कली मेटल्स में तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, बट हेलोजन्स के अंदर ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे अकॉर्डिंग नॉट कॉमन पूछा है तो मेरे ख्याल से आंसर तो आ गया। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप, नहीं ऐसा नहीं है। अल्कली मेटल्स में इंक्रीज होती है और हेलोजन्स में डिक्रीज होती है। तो आंसर हमारे अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रेडियाई भी बिल्कुल सही बढ़ता है। ठीक है, शेल्स बढ़ते हैं तो रेडियाई बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ग्रुप, बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे आने पर EN की वैल्यू हर जगह ही कम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बच्चों, कुछ एक एक्सेप्शंस आपको पता ही है, जहां साइज में सिमिलरिटी थी वहां पर बस चेंजेस थे, नीचे वाले की EN ज्यादा थी,
बाकी जनरल ट्रेंड में आपको ईयर हमेशा डिक्रीज होते हुए मिलेगी। ठीक है, तो आंसर मेरे ख्याल से आंसर आ गया सर। हाँ, वो बच्चों को मेन बात ये रहती है, वो फर्स्ट और 17 में जज नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। 17 ग्रुप नॉर्मली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक रिएक्टिविटी का जो है वो नॉन मेटलिक रिएक्टिविटी देखनी, नॉन मेटलिक है वो, तो उसमें आईपी से नहीं आंसर आएगा, उसमें ई आंसर आता है। बिल्कुल, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2? अब CO2 एसिडिक होता है नेचर में, है ना। एसिडिक को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? कोई बेस होना चाहिए, राइट। तो एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, एलिमिनेट हो जाता है P4O6 क्योंकि ये एसिडिक है, अपने आप में एसिडिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, राइट। अपन ने डिस्कशन किया है, यही एसिडिक और ये एसिड है ही सही, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब बेरिलियम ऑक्साइड है एम्फोट्रिक, राइट, और पोटेशियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्ब करना है तो सामने वाला बंदा जो है यानी बेस जो है वो स्ट्रांग चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए स्ट्रांग? क्योंकि ये वीक है, इट्स अ वीक एसिड। बिल्कुल, और अगर कोई वीक एसिड है तो उसको एब्जॉर्ब स्ट्रांग बेस ही कर सकता है, राइट। एम्फोट्रिक जो होते हैं दे आर एक्चुअली वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, तो वीक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और एब्सोल्युटली वो जो बात है कि भाई वीक कैसे एब्जॉर्ब करेगा, दो वीक मिलके कुछ नहीं कर सकते, है ना, कोई एक स्ट्रांग चाहिए। तो चाहे कोई भी पार्टनरशिप हो, है ना, जीवन में। खैर जी, फर्स्ट इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल, बिकॉज इट इज एम्फोट्रिक एंड हेंस सेकंड इज वीक, दैट इज बी, स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली बेसिक। पोटेशियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब्स CO2, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स CO2।